नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा 5वां चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चल रहा है और हमने लास्ट वीडियोज में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल व असंरक्षी बल के बारे में पढ़ लिया। आज हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण और इस संरक्षण नियम पर आधारित एक एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी है क्या? तो किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम्मिलित जो रूप होता है उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा, या किसी पिंड की गति और स्थिति में निहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। चलिए डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं। किसी पिंड की गति व स्थिति में, किसी पिंड की गति व स्थिति में निहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। देखिए, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा? यांत्रिक ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब देखिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हम ई से पुट करेंगे। ये गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। क्लियर? ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए, हम यहां पर बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा जैसे मैंने अभी इसको परिभाषित किया, तो अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित कब रहेगी? ये केवल और केवल तब संरक्षित रहती है जब संरक्षी बल कार्य कर रहे हो। संरक्षी बलों के अधीन ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक बार पुनः सुन लीजिए। संरक्षी बल हमने लास्ट वीडियो में पढ़े, ऐसे बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, तो उन बलों को हमने संरक्षी बल कहा। और संरक्षी बल के अधीन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। क्लियर? तो यह है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। चलिए डेफिनेशन देखिए, क्या है परिभाषा? संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है।
या हम कह सकते हैं कि संरक्षी बलों के अधीन किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। या हम क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, संरक्षी बलों के अधीन किसी पिंड की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ओके, देखिए इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है इसको आप समझ लीजिए कि कुल ऊर्जा को हम ई से लिखते हैं जो कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जब होगा तो इनका जो मान है वो नियत रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यह है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन है वो जीरो रहेगा। क्या हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो परिवर्तन है इसको डेल्टा ई से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तथा स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो जीरो रहेगा। कितना रहेगा? शून्य। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग सदैव शून्य रहता है, जीरो रहता है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इस यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण संरक्षी बलों के अधीन रहते हैं, और मैं आपको कुछ संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है और प्रत्यास्थ बल है, ये सब संरक्षी बलों के उदाहरण होते हैं। तो यहां पर मैं एक पिंड लूंगा और उस पिंड को हम स्वतंत्रता पूर्वक गिराएंगे, तो गिराने के दौरान उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास में क्या है, यांत्रिक स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। एक डायग्राम के जरिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां से कोई पिंड गिर रहा है, यहां पर आ रहा है, इसको आप समझ लें। इस वाले बिंदु की जो स्थिति है वो है हमारे पास में ए, इस वाले बिंदु की स्थिति है वो हमारे पास में है बी, और इस वाले बिंदु की जो स्थिति है वो है सी। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में है h। वो हमारे पास में कितनी है? वो हमारे पास में है h। ये जो हाइट है यहां तक है h। ये धरातल पर पहुंच गए हम। ये कहां पहुंच गए? धरातल पर पहुंच गए हैं। तो यहां से किसी पिंड को मैं स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ूंगा जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, वेग बढ़ता जाएगा। ऊपर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जैसे जैसे नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि वेग बढ़ेगा। चलिए यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग कितना है? 0। अब ये जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि यहां से पिंड है वो अक्स दूरी ट्रेवल करके यहां आ गया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में रह जाएगी h माइनस अक्स। ये रह जाएगी हमारे पास में। तो बिंदु ए पर ऊर्जा, बिंदु बी पर ऊर्जा, बिंदु सी पर ऊर्जा, तीनों स्थितियों में हम यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि तीनों ही स्थितियों में ऊर्जा सेम आएगी। तो हम ये कह देंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, जो कि एक संरक्षी बल है, उस बल के अधीन
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा की बजाय में यहां पर सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। पहले गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा, फिर कुल ऊर्जा, ऐसे देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0, तो गतिज ऊर्जा उसकी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जिसको हम के ए से लिख रहे हैं, प्रारंभिक वेग 0 होने की वजह से गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम यू ए से पुट करेंगे। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, mgh। तो यहां पर जो हाइट है वो हमारे पास में है h, हाइट कितनी है, h हाइट है, तो हमारे पास में क्या आ गया, mgh। अब मैं यहां पर बात करता हूं बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा को हम ई ए से पुट करेंगे, जो कि के ए प्लस यू ए के बराबर होगी। यहां से इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास में एम जी एच आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास में है बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ये सब कुछ ज्ञात करते हैं। तो देखिए बिंदु बी से यहां से यदि हम पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक जब गति करेगा तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ेगा, और यहां पर इसका वेग कितना हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु बी पर हम पहले पिंड का वेग ज्ञात करते हैं गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से। गति का जो तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। ठीक है, तो बिंदु बी पर, तो vb का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0, 2, यहां पर एक ही जगह कितना है, गुरुत्वीय त्वरण है g, s कितनी दूरी ट्रेवल कर ली इसने, अक्स दूरी ट्रेवल कर ली, तो vb² बराबर आ गया 2g अक्स। गतिज ऊर्जा देखें, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर आ जाएगा के बी बराबर 1/2 mvb²। ठीक है, अब यहां पर vb² की वैल्यू है 2gx, कितनी है 2gx, तो यहां पर हम रख देंगे 1/2 m 2g अक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के बी बराबर आ गया हमारे पास में mg अक्स, mg अक्स आ गया। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, समझ आ जानी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को यू बी से, अब देखिए हाइट कितनी रह गई है, एच माइनस अक्स रह गई है, तो एम जी एच माइनस अक्स, ये हमारे पास में यू बी का मान आ गया, काय का मान आ गया, यू बी। अब हम देखेंगे बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, तो देखिए गतिज ऊर्जा तो है एम जी एक्स और यह है एम जी एच माइनस अक्स। क्लियर, चलिए अगले पेज की ओर लिए चलता हूं मैं। बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो बिंदु बी पर कुल ऊर्जा है उसको मैं ई बी से लिख रहा हूं, के बी प्लस क्यू बी। के बी का मान कितना आया था, एम जी अक्स आया था, एम यू बी का मान कितना आया, एम जी एच माइनस अक्स आया। तो यहां से आप इन दोनों का जोड़ कर लो, जोड़ करेंगे तो अपने पास में देखो क्या आ गया, एम जी एक्स प्लस एम जी एच, ये नेगेटिव साइन इधर मल्टीपल हो जाएगा, एम जी एक्स आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। बिंदु बी पर ऊर्जा कितनी आ गई हमारे पास में, एम जी एच आ गई।
समीकरण 1 भी ऐसा ही था, समीकरण 2 भी ऐसा ही है। ठीक है, अब यहां पर हम बिंदु सी पर, चलिए एक बार वापस आपको डायग्राम की ओर लिए चलता हूं। इस बिंदु सी पर हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो 0, क्योंकि अब हाइट नहीं रही है। हाइट नहीं रही तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0। अब यहां पर केवल और केवल गतिज ऊर्जा रहेगी। गतिज ऊर्जा पिंड को यहां से 0 वेग से छोड़ा, तब पूरी ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पिंड? h। तो उस दौरान उसका वेग क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं बिंदु सी पर। बिंदु सी पर, तो बिंदु सी पर गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण हमें क्या कहता है? v² बराबर u² प्लस 2as, और यहां पर आप ध्यान दें c के ऊपर क्या हो जाएगा? vc² बराबर 0 प्लस 2gh। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी का स्क्वायर आ चुका है। सी पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? गतिज ऊर्जा kc बराबर 1/2 m vc² बराबर 1/2 m vc² की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2gh। तो ये आ गया mgh। कितना आ गया? mgh। अब यहां पर मैं बात करता हूं बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की, तो उसको हम यूसी से पुट करेंगे। यूसी बराबर mgh, h का मान कितना? 0। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई? 0। फिर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी विद्यार्थियों? EC बराबर KC प्लस UC। तो KC की वैल्यू हमारे पास में आई mgh प्लस 0, तो ये हमारे पास में आ गई है mgh। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा, बिंदु B पर कुल ऊर्जा, बिंदु C पर कुल ऊर्जा तीनों सेम रहती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब क्या है? कुल ऊर्जा संरक्षित है, नियत है, इसका मतलब है यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम समझा, और एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो या गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा हो तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्प्रिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। स्प्रिंग में प्रत्यास्थ ऊर्जा का अध्ययन करेंगे कि उसमें स्प्रिंग से जुड़ा जो पिंड होगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।